नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2। तो इसमें जो सिविक्स वाला पोर्शन चल रहा है, एसएसटी सिविक्स वाला, उसमें हम जैसे ये चैप्टर है 9, तो इससे पहले 8 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। सीटेट का जो सिविक्स का सिलेबस है आपका, उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। सिलेबस में मेंशन है 12 चैप्टर। तो हमने 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। प्रॉपर पूरा कंटेंट हमने पढ़ा है बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में। आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले 8 चैप्टर हम टोटल कर चुके हैं, फर्स्ट से लेके 8 तक। अभी 9th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो 9th चैप्टर जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में कह रहा है। संविधान। तो अब यहां पे पहला सवाल कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो संविधान मूल सिद्धांतों और स्थापित नियमों का एक समूह होता है जिनके अनुसार किसी राज्य का शासन चलता है। राज्य मतलब देश। तो संविधान में क्या होते हैं, बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, आदर्श होते हैं, विचारधाराएं होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो वैसे ही किसी देश के शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उस देश के लिए संविधान का होना जरूरी है। जैसे संविधान में लोगों के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। संविधान में लोगों के लिए मौलिक अधिकार होते हैं जिससे लोग परेशान न रहे, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो अगर संविधान में लिखा है कि लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो जो भी सरकार देश में चलती है वो हमेशा यही ध्यान रखेगी कि सरकार के किसी भी निर्णय से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उनका वायलेशन ना हो। ठीक है। तो ये चीजें हैं। प्लस जैसे संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा भारत। तो कोई भी सरकार इसके विरुद्ध काम नहीं कर सकती कि वो किसी एक धर्म को ज्यादा अहमियत दे रादर देन दूसरे रिलीजन के। ठीक है। तो ये कुछ आदर्श हैं संविधान के, जैसे भारतीय संविधान के ये आदर्श हैं जिसमें सरकार को ये ध्यान रखना होगा और नियम कानून होते हैं तो उनका ध्यान रखना होगा। इसलिए किसी भी देश का शासन व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए उस देश का संविधान अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे अब सरल शब्दों में यह देश की सर्वोच्च नियम पुस्तिका है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो देश का सबसे बड़ा कानून है और सबसे बड़ा किताब है जिसमें देश के कानून लिखे हुए हैं। भारत के अंदर कोई भी कानून है वो संविधान के नीचे आएगा। संविधान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। ठीक है। आदर्शों की स्थापना। तो संविधान समाज की मूल प्रकृति के बारे में बताता है कि समाज कैसा है और उसका हमें कैसे ध्यान रखना है। यह उस प्रकार के देश को दर्शाता है जिसमें लोग रहना चाहते हैं। संविधान ही दिखाता है लोगों को कि यह देश कैसा है जिससे लोग उसमें रहना चाहें। ठीक है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसी साझा मान्यताओं को दर्शाता है। भारतीय संविधान में ये लिखा है कि सभी लोगों को बराबर न्याय मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि सभी देशों की बराबर वैल्यू होगी हमारे देश में, सभी धर्मों की बराबर वैल्यू होगी हमारे देश में, और लोकतंत्र होगा हमारे देश में, यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ शासन व्यवस्था होगी। जब कोई सरकार सही काम न करे तो जनता के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके और चुनाव में उस पार्टी को हरा सकते हैं और उसकी सरकार हटा सकते हैं। यही खास बात है भारतीय संविधान की। राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित कैसे करता है, यह बताता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। भारतीय संविधान में ही लिखा है
कि भारत के अंदर सरकार कैसे बनाई जाएगी। जैसे लिखा हुआ है ये कि लोकसभा का जब चुनाव होगा हर 5 साल में, तो लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही पार्टी सरकार बनाने के लायक हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें कौन बताता है? संविधान ही बताता है कि लोकसभा के चुनावों से तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। इसके अलावा इट डिफाइन हु विल हैव पावर एंड हाउ डिसीजन विल बी मेड, और यह साथ ही साथ यह भी बताता है कि शक्ति किसके पास होगी और निर्णय कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो किसके पास शक्ति होगी और निर्णय कैसे लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय जनता पार्टी के पास शक्ति है कि वो सरकार बना के चला रही है अभी। ठीक, यह संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की संरचना बताता है। संविधान यह भी बताता है कि पार्लियामेंट का क्या काम है? कानून बनाने का। और राष्ट्रपति का क्या काम है? देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जो कानून को लागू करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी आते हैं, जो कानून को लागू करने का काम करते हैं हमारे देश में। और न्यायपालिका हमें बताती है कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, तो संविधान की संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। साथ ही न्यायपालिका लोगों को न्याय देने का काम करती है। जो व्यक्ति गलत करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, उसको सजा देने का काम भी कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। समझ गए? ठीक है। शक्ति पर सीमाएं निर्धारित करता है, जैसे संविधान शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। पावर पर लिमिट लगाता है। संविधान क्या करता है? शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। जैसे भारत में जो विधायिका है, भारत में जो विधायिका है, इसका काम है कानून बनाने का। कार्यपालिका है, इसका काम है कानून को लागू करने का। न्यायपालिका है, इसका काम है देश में लोगों को न्याय देने का। तो ये तीनों के काम अलग अलग बांट दिए हैं। अगर ये होता कि ये तीनों काम किसी एक के पास ही होते, कानून बनाए भी वही, लागू भी वही करे और लोगों को न्याय भी वही दे, तो फिर तो ये मनमानी हो जाती। एक के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाना मतलब निरंकुश हो जाता हूँ। इसलिए शक्ति अलग अलग कर दी है। शक्ति अलग अलग कर दी है, इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण और शक्ति पर नियंत्रण करना। विधायिका की शक्ति नियंत्रित कर दी है कि तुम सिर्फ कानून बनाओगे। कार्यपालिका की शक्ति नियंत्रित कर दी है कि तुम सिर्फ कानून को लागू करोगे। और न्यायपालिका की शक्ति नियंत्रित कर दी है कि तुम सिर्फ लोगों को न्याय देने का काम करोगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं संविधान शक्ति पर नियंत्रण भी लगाता है, जिससे कोई मनमानी ढंग से उसका इस्तेमाल न कर पाए। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से लोगों की रक्षा करते हैं। जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं, फंडामेंटल राइट, जो अवधारणा हमने अमेरिका से ली है, कॉन्सेप्ट हमने फंडामेंटल राइट्स का कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। यह फंडामेंटल राइट यह सुनिश्चित करता है कि राज्य जो है इनका दुरुपयोग न करें और लोगों की रक्षा हो सके। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार है हमारे संविधान में, आर्टिकल 29 और 30, जिसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार कहा जाता है। संविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के दमन को रोकता है, यानी कि जो मेजोरिटी में है लोग, वो अल्पसंख्यक लोगों को परेशान न कर पाए, इस चीज से भी उनको रोकता है। यह उनकी संस्कृति, धर्म और शिक्षा की रक्षा करता है। आर्टिकल 29 और 30, अल्पसंख्यकों को ये अधिकार होगा कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करें और उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके, और साथ ही साथ वो अपना शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं, ये भी उनको अनुमति होती है। फंडामेंटल राइट्स की गारंटी मिलती है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। ये अधिकार नागरिकों को राज्य और अन्य व्यक्तियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आर्टिकल 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो हमसे हमारा जीवन कोई नहीं छीन सकता है, इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है। बहुसंख्यकों के अत्याचार को रोकता है, और बहुसंख्यक अनुचित निर्णय नहीं थोप सकते, ये भी ध्यान रखता है। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अब कुछ बातें बताई जाएंगी आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे संविधान सभा की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उठी थी। आपको पता है भारत का जो संविधान है, संविधान सभा ने बनाया है। भारत का जो संविधान है किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। और संविधान सभा बनाने की मांग कब उठी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उठी थी। और कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा
स्थापित की गई थी और इसी संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाकर तैयार किया है 2 साल 11 महीना 18 दिन में। 2 साल 11 महीना 18 दिन में। 1930 के दशक में भारतीय स्वयं शासन करना चाहते थे। 1930 के दशक में भारतीय जो लोग हैं वो खुद का शासन चाहते थे। वे अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करना चाहते थे। ठीक है। संविधान सभा जो बनी कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में होता है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। संविधान सभा में जो अलग अलग सदस्य चुने गए जिनका काम होगा आगे संविधान लिखने का, तो उनका चुनाव डायरेक्ट न होके अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हर प्रांत में प्रोविंस में जो विधानसभा होती थी वहां से चुना गया। संविधान सभा भारत की विविधता को दर्शाती थी क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग शामिल थे संविधान सभा में। ठीक, याद रखेंगे इसको। फिर देखिए, सदस्य विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और लिंगों से आते थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों थे इसमें। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहले परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछ लिया जाए पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष, तो वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछ लिया जाए कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे परमानेंट, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव कर लिया जाता है। यहां 2 डेट याद रखेंगे आप, 9 दिसंबर 1946 और दूसरी है 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब संविधान सभा के अंदर बहुत सारी अलग अलग कमेटी बनाई गई थी जिनका अलग अलग काम सौंप दिया गया था कि सब अपना अलग अलग काम करें, इससे काम जल्दी हो जाएगा। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, प्रारूप समिति, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। इनकी काफी अहम भूमिका रही है संविधान बनाने में। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही? तो यह प्रक्रिया लगभग 3 साल चली, 46 से 47, 48, 49, 49 तक। और 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। सदस्यों ने प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा और बहस की, यानी कि हर पॉइंट जो संविधान में शामिल किया गया है उस पर खूब चर्चा हुई है, बहस हुई है, तब जाके उस चीज को संविधान में शामिल किया गया है। उन्होंने भारत की विविधता और असमानताओं पर विचार किया, इस चीज को ध्यान में रखा। जाति व्यवस्था और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई संविधान सभा में। जाति व्यवस्था और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। उन्होंने अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अन्य देशों में जो संविधान चलता है उसका भी अध्ययन किया है, और जो जरूरी बातें लगी दूसरे देश के संविधान से, वहां से भी चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से ली, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इंग्लैंड से लिया, और डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। समझ रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को अंततः हमने स्वीकार कर लिया, अपने संविधान को बनके तैयार हो गया था। तो इसलिए हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
आने ही वाला है 21 दिन बाद गणतंत्र दिवस। ठीक। मुख्य विशेषताएं क्या थी भारतीय संविधान की? तो पहली विशेषता है संघवाद। भारत के संविधान में संघवाद की विशेषता पाई जाती है। इसका मतलब है कि शासन के एक से अधिक स्तर होंगे, यानी कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर पे सरकार चलेगी, केंद्र के स्तर पे सरकार चलेगी और लोकल गवर्नमेंट भी चलेगी, तो इसे कहते हैं संघवाद। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें हैं, ये हम बात कर चुके हैं। शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया है ना। केंद्र सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून केंद्र बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और जो समवर्ती सूची में विषय शामिल हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है आज की डेट में। पुलिस राज्य सूची का विषय है। केंद्र सूची के विषय में टैक्स वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक। यह टकराव को रोकता है और सुचारू शासन सुनिश्चित करता है। जब सब्जेक्ट बांट लिए गए दोनों स्तर के लिए तो फिर लड़ाई झगड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने अपने विषयों पर सब कानून बनाएंगे और लड़ाई झगड़ा रुक जाएगा। ठीक है। दूसरी विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है और संविधान के आधार पर सरकार चलती है। 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति वोट दे सकते हैं। सभी वयस्क जो जवान लोग हैं जाति, धर्म या लिंग के बिना भेदभाव के वोट दे पाएंगे, है ना। और लोग संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। यही है संसदीय व्यवस्था। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, उसकी जवाबदेही तय होगी लोकसभा के प्रति, और राज्य में विधानसभा के प्रति सरकार जवाब देगी किसी भी मुद्दे पर। जो राष्ट्रपति है उसको हमने संवैधानिक हेड बना के रखा है, संवैधानिक प्रमुख बनाया है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। इसे ही कहते हैं संसदीय प्रणाली। तीसरा जो विशेषता है हमारे संविधान की, शक्तियों का पृथक्करण। तो हमारे यहाँ शक्तियों को बांट दिया गया है, किसी एक के पास पूरी शक्ति नहीं रखी गई है। तो हमारे पास जो शक्तियों का बंटवारा है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन में कर दिया गया है, ये हमने बात कर ली है। और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है जिससे कोई मनमानी न कर पाए। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। चौथी विशेषता है हमारे संविधान की, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं जो बुनियादी अधिकार हैं मानव के लिए, है ना। और इन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू कराया जा सकता है। इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। और कुछ फंडामेंटल राइट जैसे समानता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार पहला है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो जो पहला संवैधानिक मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें सभी लोग समान होंगे, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, जिसमें सभी को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, सभी लोग समान होंगे, सबको बोलने का आजादी होगी, घूमने फिरने की, रहने की, बसने की, काम करने की, हर प्रकार की आजादी होगी। समझ गए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता है, न जाति के धर्म स्तर पे न धर्म के स्तर पे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है ये, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार बताए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अगर किसी भी प्रकार से संविधान के मौलिक अधिकारों को कोई उल्लंघन करता है तो उसका उपचार हमें आर्टिकल 32 यानी कि 6वें मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। आर्टिकल 32 नागरिकों को न्यायालय जाने का अधिकार देता है और अपने मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए न्याय मिलेगा। अगली विशेषता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कहा गया है संविधान के द्वारा सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जब भी कोई कानून बनाएं तो कोशिश करें डीपीएसपी में कही गई बातों को शामिल कर लें कानून में, जिससे लोगों का कल्याण हो और देश का कल्याण, है ना। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, मतलब ये नॉट एनफोर्सिएबल है। सरकार जब मन होगा तब इनको लागू करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको, आर्टिकल 40 डीपीएसपी का है। आर्टिकल 40 में कहा गया है
कि गांव में पंचायत होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते कि संविधान में लिखा है डीपीएसपी में तो लागू करो। तो सरकार ने बाद में लागू किया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाके हम स्थानीय सरकार में इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म समान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 10। अगला चैप्टर क्या है? वो है चैप्टर 10, जिसमें लिखा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो संसदीय प्रणाली क्या है हम समझ चुके हैं, हमने इंग्लैंड से इसको कॉपी किया है। भारत के नागरिकों को अपनी सरकार, भारत के नागरिकों को अपनी सरकार बनाने की जो है पूरा उत्तरदायित्व होता है। लोकतंत्र है भारत में, भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की पूरी शक्ति मिली हुई है इसमें। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र का मूल विचार जनता की सहमति है और निर्णय नागरिकों की सहमति और भागीदारी से लिए जाने चाहिए। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हम अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार में भेजते हैं और फिर जो है वो निर्णय लेने का काम करते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जनता के निर्णय क्यों लेने चाहिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों का डिसाइड करना क्यों जरूरी है। देखो भाई, औपनिवेशिक शासन का अनुभव हमारा ये रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सरकार से डरते थे, भारतीय लोग सरकार से डरते थे। तो अब कोई ऐसी सरकार आए जिसमें भारत के लोग पार्टिसिपेट करें, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वे शासकों के द्वारा लिए गए कई निर्णयों से सहमत नहीं होते थे तो पर सरकार को बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन अब बदल सकते हैं। अगर कोई सरकार ऐसा काम करती है जिससे लोग सहमत नहीं है तो सरकार बदली जा सकती है चुनाव में वोट देकर। समझ गए। उन्हें मनमाने कानूनों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों के टाइम पे, उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, लेकिन यहाँ है। जैसे एग्जाम्पल भी बताया गया है, रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जनरल रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, है ना, जिसमें कहा गया था कि बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसका विरोध किया था लोगों ने। जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जनरल डायर ने जब गोलियां चलवा दी थी अमृतसर में। नमक सत्याग्रह ने अनुचित नमक कर का विरोध किया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो ये कुछ कानून थे, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था तो हम विरोध नहीं कर पाए थे, हम विरोध नहीं कर पाए थे। इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है। तो पार्लियामेंट हमारे यहाँ होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। मतदान देने की उम्र 18 साल है हमारे यहाँ। लोकसभा के हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हम वोट देकर सरकार चुन सकते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, भारत की जो संसद है उसका काम क्या होता है, तो नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में जो पार्टी विजयी होगी, जीतेगी, वही सरकार बनाने का काम करेगी। तो राष्ट्रीय सरकार का गठन लोकसभा के चुनाव से ही होता है। ठीक है। राष्ट्रपति नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति एक नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन कर लेते हैं, वे मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। ठीक है। और जो सत्तारूढ़ दल है वो सरकार चलाता है, रूलिंग पार्टी, और विपक्षी दल सरकार नहीं बनाते, वे सरकार के कार्यों के आलोचना करते हैं। अगर सरकार गलत काम करेगी तो विपक्षी पार्टी जैसे कि कांग्रेस है वो सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को सही कार्य करने के लिए बोलेंगे। सरकार पर नियंत्रण होता है, मार्गदर्शन और सूचना। पार्लियामेंट का सरकार पर नियंत्रण होता है और मार्गदर्शन देना सरकार को, यह भी पार्लियामेंट का काम होता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। एक प्रश्नकाल में संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल जो होता है सुबह 11 से 12 का टाइम जब संसद चलती है तो क्वेश्चन आवर में जो सांसद हैं, पार्लियामेंट के सदस्य, वो मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। शून्यकाल में तुरंत जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है बिना अनुमति के। ठीक है। बहस होती है कानूनों पर, तब कानून बनता है। अगर सरकार कोई पार्टी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है तो उस पार्टी को, उस सरकार को हटाने के लिए उसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विरोधी पार्टियों के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव वाला जो प्रावधान पास हो जाता है तो सरकार को हटना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
सरकार जो है संसद की अनुमति के बिना पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी सरकार इतनी स्कीम चला रही है, तो भैया संसद में परमिशन लेनी होती है। अगला काम है लॉ मेकिंग का, कानून निर्माण का काम संसद करती है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो कानून बन जाता है। प्रतिनिधित्व कार्य, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, संसद भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में जो लोकसभा में 543 लोग चुनकर आते हैं वो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के होते हैं, तो यहाँ विविधता देखने को मिलती है। सांसद यानी कि संसद के सदस्य अपने क्षेत्र और समुदाय की समस्याएं उठाते हैं और उन पर सरकार से कानून बनवाते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। 245 में से 233 लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उसी राज्य के विधायकों के द्वारा वोट दिए जाते हैं, जनता वोट नहीं देती। तो 233 का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है और जो 12 लोग बचे वो 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। ये 12 लोग कुछ खास लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंध रखते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाते हैं। यह एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी भंग नहीं होता। बस हर 2 साल में राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, पुराने मेंबर चलते जाते हैं और नए आते जाते हैं उसकी जगह। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, वही राज्यसभा के सभापति है। अगला हाउस लोकसभा होता है। तो सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ जनता के द्वारा हम अपने एरिया से एक व्यक्ति को चुनाव जिताकर भेजते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है? स्पीकर बनता है, ओम बिरला है अभी। अगला है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट इंडियाज डाइवर्सिटी। पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट अलग से आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई है ना, ये ध्यान रखना है। समझ गए? अब कानून क्या है और कानून हमें जरूरी कानून की जरूरत क्यों है? तो भैया कानून के हिसाब से सारे लोग एक साथ चलते हैं, कोई मनमानी नहीं करता है। कोई अगर दुरुपयोग करेगा तो कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। शांतिपूर्ण समाधान विवादों का निकाला जाता है, इसलिए कानून जरूरी है। कानून का शासन का मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है संविधान को ध्यान में रख के शासन करना। संविधान का शासन यानी कि जो है कानून का शासन, इसे ही कहते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखना है आपको। बाकी कानून कैसे बनते हैं इंडिया में तो ये हम देख चुके। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। क्लियर है? इसमें धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक वो विधेयक होता है जो सरकार के टैक्स, खर्चे, इनकम से संबंधित होता है। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से की जाती है। बाकी कोई बिल है उसे पहले लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो धन विधेयक है जो सरकार के खर्चे, इनकम की बात करता है, उसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। न्यायपालिका का क्या रोल होता है? तो न्यायपालिका भैया कानून को की समीक्षा करती है, लोगों को न्याय देती है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप कोर्ट होता है इंडिया के अंदर, और हाई कोर्ट जो है राज्यों में होते हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों का के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा पुलिस होती है। पुलिस जो है ये ध्यान रखती है कि कोई किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, ये सारी बातें उसमें होती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें कॉमन है जो आपको अच्छे से पता है। जज लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। जज सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, हाई कोर्ट में जज होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जज होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केस की प्रक्रिया क्या होती है? आपराधिक मामलों की प्रक्रिया, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज की जाती है। दूसरे नंबर पर फिर पुलिस उस पर जांच करती है जो एफआईआर। तीसरे नंबर पर गिरफ्तारी की जाती है
और चौथे नंबर पे आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और 5वें नंबर पे सुनवाई होती है कोर्ट में और 6वें नंबर पर निर्णय दिया जाता है। ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी हमें क्या मिल रही है? तो आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें मिलती है, मनमानी गिरफ्तारी हमारी कोई नहीं कर सकता है। ये इससे भी महिलाओं को और बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है और कस्टडी हिरासत में कोई यातना नहीं दी जाएगी, इस बात की गारंटी हमें दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए 9 और 10 चैप्टर आपके एसएसटी सिविक्स सीटेट के सिलेबस के। अगली क्लास में हम 11वां और 12वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो ये सिविक्स एंड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।